Hello, hi friends, this is C. Ashwini Rastogi. So we have discussed what to do next. So we develop a artificial intelligence that is a chatbot. In this chatbot, you can ask your whatever your question related to field of income tax. So आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आप ये पूछो कि भाई मैंने इंडिया में 150 दिन रहा, मैं रेजिडेंट स्टेटस है या RN OR है या मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, या मैं ओल्ड रिजीम चूज करूँ, न्यू रिजीम चूज करूँ, ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है, न्यू रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है। कैपिटल गेन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि 12.5% एप्लीकेबल होना चाहिए, 20% होना चाहिए, इंडेक्सेशन होना चाहिए, नॉन इंडेक्सेशन होना चाहिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होनी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहे हैं, तो हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करा, दैट इज द डेंटी AI. सो जस्ट गो टू डेंटी AI. सो इसमें क्या है, हमने अपनी नॉलेज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दी, जिसने एक चैट बॉक्स बनाया जिसका लिंक हमने इस वीडियो में दिया। तो उस वीडियो से क्या हो सकता है, आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ITR फाइलिंग का टाइम है, हो सकता है कुछ इनकम टैक्सेबल हो रही है, कुछ नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। कुछ हो सकता है ये अभी ट्रेंड ही नहीं है, तो आप अपनी हमें क्वेरी देंगे तो हम इसको उस हिसाब से ट्रेन कर देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम अपनी माइंड की जितनी भी नॉलेज होती है इस AI में डालते हैं, सो दैट दिस AI कैन ट्रेन. So let us put first question regarding the residential status of a person Indian origin. तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, तो उस वाले केस में लेस देन 182 डेज भी अगर स्टे है उसका 120 से 182 दिन के बीच में, और उसकी 15 लाख से ऊपर इंडियन सोर्स ऑफ इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स, तो वो रेजिडेंट स्टेटस बन जाता है। तो उस वाले केस में जैसे यहाँ पर एक इंडियन सिटीजन थे हु कम टू इंडिया फॉर इंडियन विजिट, तो उसका जो लास्ट ईयर में स्टे था 140 डेज था और उनकी 18 लाख की इनकम थी। तो इस वाले सिनेरियो में उनका स्टेटस रेजिडेंट हो गया, और अगर उनकी 10 लाख से कम होती तो उस वाले सिनेरियो में भी रेजिडेंट हो जाता, और इस तरीके से टैक्सेबिलिटी। डीम रेजिडेंसी का केस है। नाउ पुट अनदर एग्जांपल इज, आई एम अ इंडियन सिटीजन हु स्पेंट माय टाइम बिटवीन अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने किसी एक कंट्री में नहीं रहा, हर कंट्री में घुमा और मेरे कहीं पे भी रेजिडेंसी स्टेटस नहीं हुआ। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 24-25 आई डिड नॉट सेटिस्फाइड एनी बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में भी दो होती हैं, 182 दिन और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर। तो अगर बेसिक कंडीशन बहुत सेटिस्फाइड होती है तभी हम रेजिडेंट बनते हैं, और ROR रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए हमें एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी। तो यहां पर क्योंकि एक अमेंडमेंट है एंजल पर्सन की, सेक्शन 6(1) कैपिटल A इज एप्लीकेबल, आई विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया बिकॉज आई एम अ इंडियन सिटीजन। मैं बाहर भी घूमता रहा फिर भी मेरा इंडिया में स्टेटस डीम्ड रेजिडेंसी करेगा। सो ग्लोबल इनकम मेरी टैक्स हो जाएगी और मेरे को RN/OR का स्टेटस मिलेगा। RN/OR का स्टेटस मिलने से क्या होता है, वट एवर योर इनकम दैट इज एक्रूअराइज डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया, दैट इज कंट्रोल बिजनेस फ्रॉम इंडिया इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया। सो अनदर एग्जांपल इज फॉर new tax regime, old tax regime. So we can compute your tax liability as per the old regime, new regime, whatever the surcharge is applicable, whatever the tax benefit is applicable in the old regime, but what are the tax benefit available, not available in the new regime, because there is a no deduction and no HRA in the new regime, and some surcharge benefit is available in the new regime because income more than 5 crore is liable for 20% 25% surcharge, but as per the old regime that is 37% surcharge. So in this case we have tested knowledge of 20 AI is 15 lakh is our income. So what is the tax liability is that 1 lakh 1,000.
Now I put it another example. When Form 10IA is applicable, everyone is confused whether my business income I need to file Form 10IA, or I'm a only salary class person. I want to switch over from new regime to old regime to new regime, whether 10IA is applicable. So in this case, this is the business person case. 10IA is applicable. The deadline is 31st July, so which is extended for 15th of September. So switching back to that new regime is allowed. That is one time option. So this is in respect of business income. So what about for other than business income? Let's quickly check from this 10TAI. So old regime, new regime, switch over, filing form 10IA is required or not. We have to know everything before by filing form ITR. So in this case, we are a नॉन बिजनेस इनकम, हमारी कोई बिजनेस इनकम की नहीं है, तो हमें फॉर्म 10IA फाइल नहीं करना है. सिंपली वी आर ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द न्यू रिजीम, तो हमें ITR में ही देना है. नाउ क्विकली डिस्कस कैपिटल गेन. वन ऑफ द क्रूशियल क्वेश्चंस कमिंग इन द कैपिटल गेन, बिकॉज देयर इज अ अमेंडमेंट ऑन 23rd July 2024. The long term capital gain tax is reduced from 20% to 12.5%, and there is no indexation benefit is available. In case of short term capital gain in respect of shares, the tax rate is changed from 15% to 20%. Although there is a period of holding is changed, but in respect of listed shares, the period of holding 12 months is the same for unlisted shares also. No, in case of unlisted share, that is changed from 36 months to 24 months. So let's quickly discuss. We are selling a long-term residential property. I am a resident. I sold this property for 2 crore that I bought for 80 lakh. On the date of 22nd July 2024, the index cost of acquisition is 1 crore 40 lakh. So being a resident, I have an option either to go with the indexation benefit or without indexation benefit. If suppose I go with the indexation benefit, now my capital gain is come 2 crore minus 1 crore 40 lakh, that is index cost of acquisition is 60 lakh. So इस पे 20% टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा. और अगर मैंने इसको विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लिया, तो मेरे को 1 करोड़ 20 लाख पे सिंपली 2 करोड़ का जो हमने 60 लाख पे खरीदी थी, उस 80 लाख पे खरीदी थी, 1 करोड़ 20 लाख पे सिंपल 12.5% होगा. तो ग्रांड फादरिंग इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंट ओनली, बट इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट, द ग्रांड फादरिंग इज नॉट अलाउड. So this is a question in respect of non-resident, grandfathering is not allowed. I am selling a residential property for 2 crore that I bought 80 lakh. Index cost 1 crore 40 lakh is irrelevant because I am a NRI. तो यहाँ पर सिंपल 1 करोड़ 20 लाख का आएगा और उस पर 12.5% आपको टैक्स देना है. कभी कभी ये DTI गलती भी कर देती है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमें प्रोफेशनल की नॉलेज के बिना कोई भी काम नहीं करना है. अनदर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग फॉर कैपिटल गेन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54. सो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल हुई है और मई 2005 में उसे 35 लाख का खरीदा था. तो मई 2005 में उसे खरीदा था और उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2024 में 35 लाख की आ रही है. इस वाले केस में 65 लाख का उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया. उसको 65 लाख प्रॉपर पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा टू बाय अनदर प्रॉपर्टी, और अनदर प्रॉपर्टी 3 साल तक रखनी होगी. अदरवाइज अगर 3 साल से पहले बेच देती है, तो जिस साल में बेची है
उस साल में एग्जम्पशन 54 की विड्रॉ कर मान ली जाएगी और उस साल में उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। तो ये बात तो रही कि 65 लाख रुपए आपको री इन्वेस्ट करना है। अगर आपने टाइमली री इन्वेस्ट नहीं करे तो बिफोर ITR ड्यू डेट आपको कैपिटल गेन अकाउंट बैंक में खुलता है, स्टेट बैंक में भी खुलता है, हर बैंक में खुलता है, उसमें आपको जमा करना है। तो मेरा बताने का यहाँ पर पर्पस था कि ग्रैंडफादरिंग रेजिडेंट को एप्लीकेबल है और वहां 20%, 12.5% जो भी बेनिफिशियल है वो ले सकता है, बट नॉन रेजिडेंट नहीं ले सकता। और यहाँ पर सेक्शन 54 में जितना भी हमारा कैपिटल गेन आ रहा है उतना फुल अमाउंट हमें सेक्शन 54 में इन्वेस्ट करना है। अगर सपोज ये 54F का केस होता तो वहां प्रोपोर्शन होता। तो यहां पर क्योंकि आपका 65% आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो 65 लाख अगर आपने पूरा नहीं करा तो इन प्रोपोर्शन टू दैट आपको ही एग्जम्पशन अलाउड होगी। तो नाउ अनदर क्वेश्चन इज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट इज व्हाट Google shares, because that is unlisted shares listed with NASDAQ, not in India NSE BSE. So we will talk unlisted shares. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग उस केस में 24 मंथ कंसीडर की जाएगी। बहुत सारे आपके ऐसे कुछ IT के क्लाइंट्स हैं जिसमें वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन्होंने स्टॉक सेल किए हैं और वो बाहर की कंपनी के उनके पेरेंट कंपनी के कुछ मिले थे, तो उस वाले केस में वो अनलिस्टेड शेयर्स हम उसकी इस तरीके से वर्किंग करते हैं। सपोज वो 50 लाख का सेल हुआ है और 30 लाख के परचेस किए थे, तो इस वाले केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ काउंट होगी और उस 24 मंथ काउंट होने पे जो हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन आएगा वो 20% के हिसाब से टैक्स होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई कैलकुलेटर नहीं है, ये आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो 10TI है, एनीवन कैन डेवलप, दिस इज द बॉर्न बेबी बाय यू। आपने अपनी नॉलेज शेयर करी है इससे, उसके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे ये गलत जवाब दे रहा है, बिकॉज इट इज AI। आप उसको हमारे पे लाइए कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत आया, हम उसको रिट्रेन करेंगे। हो सकता है हमने काफी चीजें हद तक एक करी हैं, फिर भी इसमें रिट्रेनिंग की जरूरत है। दैट इज अवर कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी आर रिट्रेनिंग दिस AI। अनदर क्वेश्चन फॉर सेलिंग ए प्रॉपर्टी बाय NRI टू NRI। और ऐसा भी होता है कि दुबई में कोई बैठा हुआ है और दूसरे US में बैठा हुआ है, उसने इंडिया की प्रॉपर्टी सेल कर दी, बिकॉज इट इज ए टैक्सेबल, द status of tax is liable to tax in India because that is a immovable property। आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग उसको इंडिया में ही टैक्स होना है और क्योंकि वो इंडिया में सिचुएट करती है उसकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया होगी। तो वो जो NRI ने बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 27Q फॉर्म फाइल करे, 10 नंबर ले और उस पर फुल टैक्स डिटेल्स डिडक्ट करे और DTA। NRI seller can apply for lower rate deduction certificate। Another question I put it, सेल किया NRI ने, अनदर क्वेश्चन प्लीज, सेल किया NRI ने और बाय किया रेजिडेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है NRI ने अपना पैन नंबर, आधार कार्ड दे दिया और रेजिडेंट को लग ही नहीं रहा है कि ये NRI प्रॉपर्टी है। तो इस केस में क्वेश्चन टू द NRI बायर, दोज बायर हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टैक्स 195 में फुल अमाउंट पे TDS डिडक्ट करें, बिकॉज ही नो कि प्रॉपर्टी का पेमेंट कहाँ जा रहा है, NRO अकाउंट में जा रहा है, NRE अकाउंट में जा रहा है। उसके बेसिस पे रेजिडेंट बायर को 10 नंबर अप्लाई करना है, फुल अमाउंट TDS डिडक्ट करना है। बिकॉज हो सकता है कि NRI सेलर कहे कि मेरा 1% ही TDS डिडक्ट कर लो, मैं तो इंडिया में रहता हूँ और मैं पता ही नहीं लगेगा पासपोर्ट से, या मेरा पासपोर्ट इंडिया का भी बना हुआ है। नो, बिकॉज योर स्टे इज आउटसाइड इंडिया, आपका हिसाब से आपका रेजिडेंसी स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो उसमें सेक्शन 195 एप्लीकेबल होता है और जो अप्रोप्रिएट टैक्स बनेगा हमें फुल डिटेल्स डिडक्ट करना है। सपोज एक 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हुई इस वाले केस में, और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पे सेल पे NRI जो रेजिडेंट बायर है उसको फुल अमाउंट पे TDS डिडक्ट करना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5% प्लस सरचार्ज मिला के 14% हो गया, तो वो 3 करोड़ पे डिडक्ट करेगा। तो हो सकता है कि नॉन रेजिडेंट बोले कि मैंने तो ये 2 करोड़ की परचेस करी थी, भाई तू पूरे अमाउंट पे TDS क्यों डिडक्ट कर रहा है। तो इस वाले केस में या तो
नॉन रेजिडेंट को ऑप्शन है कि इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर पे जाए, अंडर सेक्शन 197 में लोअर रेट टीडीएस डिडक्शन के लिए अप्रोच करें। या अनदर ऑप्शन है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 15CB के बेसिस पे लोअर रेट टीडीएस डिडक्शन तो नहीं बन रहा, यहाँ पर एक सीए सर्टिफाइड हो रहा है क्या अप्रोप्रिएट टैक्स होना चाहिए, बिकॉज द एओ इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन फाइल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट बिहाफ काउंसिल that what is actual tax liability, but a chartered accountant can also compute the tax liability which is chargeable to tax, that is specified in the section 195 website. So this is the case. इस केस में 194I एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज नॉर्मली रेजिडेंट टू रेजिडेंट 1% 50 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हो सकता है आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर हैं, आप का एक इंडिया में भी रेजिडेंसी स्टेटस हो जाए बाय रीजन ऑफ योर हैव स्टे मोर देन 182 डेज और 120 डेज रेजिडेंसी का केस है, या साथ में साथ आपका यूएई यूएसए कहीं और दूसरी कंट्री में हो जाए, तो यहाँ पर आपको टाई ब्रेकर करना है। तो टाई ब्रेक करने के लिए एज पर आर्टिकल 4 ऑफ डीटीए क्या सीक्वेंस है वो मेंटेन करना है। यहाँ पर हो सकता है आप, अगर हम एक्टर प्रियंका चोपड़ा की बात करें, उसका इंडिया में परमानेंट होम हो सकता है, उसके हस्बैंड जो मिस्टर जून है उनका यूएसए में भी हो सकता है, तो यहाँ तो टाई ब्रेक नहीं हुआ। सेंट्रल और वाइटल इंटरेस्ट, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपको किस इकोनॉमी के में इंटरेस्ट है, कि आपको कांग्रेस बीजेपी इसमें इंटरेस्ट है या आपको जो है अमेरिकन न्यूज में इंटरेस्ट है, तो सेंट्रल और वाइटल इंटरेस्ट हो सकता है वो भी आपकी दोनों जगह हो कि मैं इंडिया के भी न्यूज देखता हूँ वहां भी देखता हूँ। और हैबिचुअल अबाउट हो सकता है आप क्रिश्चियन धर्म को मानते हो, आप गुरुद्वारा या जो है चर्च जाते हो, और साथ में साथ आपके हस्बैंड क्योंकि हिंदू हैं वो आप मंदिर भी जाते हैं, हैबिचुअल अबाउट भी हो सकता है, तो डिसाइड किया जाएगा नेशनलिटी। तो ये देखिए आप सीक्वेंस में इस तरीके से हम टाई ब्रेक करते हैं कि नेशनलिटी के बेस पे आप इंडियन नेशनल है, आपको जो है हम रेजिडेंट मान लेंगे इंडिया का। अगर फिर भी रेजिडेंट इस तरीके से नहीं होता, आपने वहां की भी नेशनलिटी ले रखी है यूएसए की, तो इस वाले केस में मैप विल डिसाइड, और वहां की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगी कहां पर आपका रेजिडेंसी स्टेटस है। तो इस तरीके की भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, यू कैन आस्क फ्रॉम दिस चैट बॉक्स। दिस इज अ ब्यूटिफुली बिल्ट अप सॉफ्टवेयर कहें तो हम कम होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें हम अपनी नॉलेज टाइम पे जो भी केस लॉ आ रहे हैं, जो भी इनकम टैक्स अमेंडमेंट आ रही है, सब कुछ अपडेट करते चले जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, सब कुछ एक बना बनाया 24/7 आपको चैट बॉक्स मिला हुआ है, जिसका लिंक, डायरेक्ट लिंक आपको दिया गया है। इस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं मिल रहा है, यू कैन राइट अस